हेलो दोस्तों, मैं हूँ राइटर उत्तम और आज मैं जिस फ़िल्म की चर्चा करने जा रहा हूँ वो है द केरला स्टोरी। मैं आज ही सुबह 9 बजे का शो देख के आया हूँ और सच कहूँ तो फ़िल्म देखने के बाद मैं इतना इतना अपसेट हो गया था कुछ देर के लिए कि समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या सोचूं और क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे तो अपना काम करना ही है, इसलिए अभी मैं इस फ़िल्म का रिव्यू बनाने बैठा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको कह दूं कि ये जो केरला स्टोरी है वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। सेकंड चीज़ आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म है वो केरला की जो नर्सिंग कॉलेज है उसकी जो महिला विद्यार्थिनियाँ हैं उसकी लाइफ के ऊपर बेस्ड है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि इस फिल्म में जितने भी लोगों को दिखाया है उनके साथ ये चीज़ें हुई हैं, इसलिए उस हिसाब से आपको ये चीज़ देखनी है। फिल्म देखने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि इसे एक सिर्फ फिल्म के रूप में मत देखिएगा। ये देखने की कोशिश कीजिएगा कि इस फिल्म के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है, कितनी हकीकत छुपी हुई है। और जब आप ये फिल्म देखें हमेशा इस एंगल से देखने की कोशिश कीजिएगा कि जिन पर ये सब सारी चीज़ें गुजरी है वो बेचारे किस हालत में होंगे, ज़िंदा होंगे या नहीं, अगर ज़िंदा है तो वो बेचारे किस हालत में होंगे और हम लोग उनके लिए प्रार्थना के अलावा और क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं अपना फ़िल्म रिव्यू शुरू करता हूँ। बेसिकली ये जो फ़िल्म है उसमें मेन इसकी थीम ये है कि कैसे ये नर्सिंग कॉलेज की जो गर्ल स्टूडेंट्स है उनका रेडिकलाइजेशन होता है। और रेडिकलाइजेशन करने के पीछे मकसद ये होता है कि उनको सीरिया अल्टीमेटली भेजा जाए, जहाँ जाके उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। एक तो सेक्स स्लेव बने यानी कि अनगिनत पुरुषों के साथ बिना मर्जी के संभोग करे, या फिर ये सुसाइड बॉम्बर बने यानी कि किसी भी पल जब वो काम करे उनकी मौत हो जाती है। आप समझ ही सकते हैं कि दोनों में से कोई भी ऑप्शन सरल नहीं है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आखिर ये सारी जो बेचारी महिलाएं हैं इनका क्या? तो ये बहुत ही बड़ा प्रश्न है जो ये फ़िल्म ने उठाया है। और मैं तारीफ़ करूँगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को कि इतना जटिल विषय उन्होंने कितनी मेहनत करके, कितनी रिसर्च करके इन्होंने ये फ़िल्म हम तक पहुंचाई है, ताकि हम ये सामाजिक समस्या देख सके, समझें और इस पर विचार करें कि क्या किया जाए ताकि आगे वाली जो जनरेशन है, आगे वाले केरल में ये जो प्रॉब्लम है ये कैसे बंद किया जाए, बंद यानी कि कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जाए। ठीक है, तो अब ये फ़िल्म की मैं कुछ मुख्य बातें हाईलाइट करना चाहूँगा। जो आप फ़िल्म देखने जाए तब आप ये सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। मेन चीज़ इसमें ये है कि कैसे ये जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनका रेडिकलाइजेशन होता है। तो एक मुस्लिम लड़की होती है जो आईएसआई से जुड़ी हुई होती है और वही लड़की एक बड़ी भूमिका निभाती है इन तीनों लड़कियों का रेडिकलाइजेशन करने में। तो उसमें वो क्या करती है, ऐसी ऐसी बातें इस्लाम के बारे में बताती है जो कुरान में कभी नहीं लिखी हुई होती, क्योंकि बाकी तीन लड़कियों को कुरान की नॉलेज नहीं होती, वो उसे सच मान लेती है। तो ये एक रेडिकलाइजेशन का एक स्टेप होता है। दूसरा एक स्टेप ये होता है कि उनको दो तीन ऐसे मुस्लिम लड़कों से फ्रेंडशिप करवा दी जाती है जो कि आईएसआई मुस्लिम्स ही हैं, और वो लोग कुरान से लेके बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और क्योंकि ये लोग बहुत अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं, ये तीनों लड़कियां उनकी बातों में आ जाती हैं और वो लोग वाकई ये मानने लगती हैं कि ये जो तीनों बंदे हैं वो वाकई में अल्लाह के बंदे हैं। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूप से ये लोग कुरान की बातें मानते हैं और शायद वो लोग इनके साथ बहुत खुश रहेंगे। तीसरा स्टेप जो दिखाते हैं कि ये जो आईएसआई से जुड़ी हुई जो मुस्लिम लड़की है वो इन तीनों लड़कियों को रेडिकलाइजेशन करने की कोशिश करी है, इसलिए वो हिंदू धर्म के बारे में और क्रिश्चियन धर्म के बारे में उल्टी सीधी बातें इनको बताती है और ये दोनों लड़कियां मान भी लेती है। अब यहाँ पे एक चीज़ पॉइंट आउट करना बहुत ज़रूरी है कि लड़की ये चीज़ मान लेती है इसलिए क्योंकि शायद उसे खुद अपने हिंदू धर्म के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता होता है, और दूसरी एक लड़की कम्युनिस्ट होती है इसलिए उसे रिलीजन के बारे में कुछ नहीं पता होता है। तो यहाँ पे ये दोनों गैप्स जो होते हैं वो आईएसआई वाली जो मुस्लिम लड़की होती है वो फिलअप कर देती है। हाँ, और
ये भी एक चीज़ है कि वो जो आईएसआई वाली जो मुस्लिम लड़की होती है, उसे भी हिंदू और ख्रिस्ती धर्म के बारे में कुछ पता नहीं होता है, लेकिन क्योंकि उसे इंडॉक्ट्रिनेशन करना होता है, रेडिकलाइजेशन करना होता है, इसलिए वो एकदम सुपरफिशियल तरीके से इन दोनों को एकदम सुपरफिशियल और गलत बातें बताती है हिंदू धर्म और ख्रिस्ती धर्म के बारे में, और ये लोग दोनों लड़कियां उनकी बातों में आ जाती है। हाँ, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट जो फ़िल्म में दिखाया गया है कि ये तीनों लड़कियां मॉल में जाती है और वहाँ पे कुछ लड़के उनसे बदतमीज़ी करते हैं। ये लड़के कोई और नहीं होते, ये आईएसआई मुस्लिम्स ही होते जो उनके साथ बदतमीज़ी करते हैं। और उसके बाद उसी वक्त मॉल में एक लड़की होती है जो इनको काली ओढ़नी से इनके फटे हुए कपड़े ढक देती है, और फिर घर आके वही जो आईएसआई वाली जो मुस्लिम लड़की होती है वो कहती है कि हिजाब में तुम लोग बहुत सुरक्षित रहोगे, और इस तरीके से इन लड़कियों को हिजाब पहना दिया जाता है। यानी कि एक स्टेप पास वो लोग आ रहे हैं अभी इस्लाम एक्सेप्ट करने से। इसके बाद इन लोगों को लड़कियां जो होती है इनको, क्योंकि मॉल इंसिडेंट के बाद जानबूझ के ही उन्हें इस तरीके से मॉल इंसिडेंट में इनको डराने के लिए वो मॉल इंसिडेंट किया जाता है कि उनके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उनसे ईव टीजिंग होता है। इसके बाद ये लड़कियां बहुत डर जाती हैं, और तभी इन्होंने अपने प्लान के मुताबिक उनका डर दूर करने के लिए उनको एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स देने के बावजूद वहाँ पे एक्चुअल में ड्रग्स देना इन लड़कियों को शुरू हो जाता है। इसलिए ये तीनों जो लड़कियाँ होती है वो समझ नहीं पाती है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और उनके निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। यानी कि वो आईएसआई वाली जो मुस्लिम होती है और वो आईएसआई वाले जो लड़के होते हैं, आईएसआईएस वाले जो लड़के होते हैं, वो भी बहुत ही, उनका काम भी आसान आसान होते जाता है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे करते करते फिर ये जो बात इन दोनों में थोड़ी थोड़ी, ये जो तीनों लड़कियां होती है जो नॉन मुस्लिम्स होती है और ये तीन लड़के जो मुस्लिम्स होते हैं, इन तीनों में डिस्कशंस होता है लव और सेक्स के बारे में। और यहाँ पे भी ये जो आईएसआईएस रिलेटेड जो मुस्लिम्स होते हैं वो लोग, उनको कुरान के बारे में पता था कि कुरान में सेक्स और लव के बारे में क्या लिखा हुआ है, और वहाँ पे भी उनको सारी गलत बातें ही बताते हैं, और ये तीनों लड़कियाँ मान जाती है और ये लोग प्रीमैरिटल सेक्स में उलझ जाती है। और इसी कारण ये जो आईएसआई रिलेटेड वाले जो तीन मुस्लिम्स होते हैं उनका काम और आसान हो जाता है, कि क्योंकि अब समझ लीजिए कि वो शुरुआत से कोशिश कर रहे हैं इन लड़कियों को कुएं में धकेलने के, और एक एक कदम पे वो लोग कुएं के पास वो लड़कियों को ला रहे हैं, आप ऐसा मान सकते हैं। और फाइनली उसमें से एक जो लीड रोल में जो लड़की होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और उसका जो सो कॉल्ड लवर होता है वो भाग जाता है, और उसकी शादी किसी और आईएसआई रिलेटेड मुस्लिम से कर दी जाती है। तो ये इस तरीके से इनका रेडिकलाइजेशन प्रोसेस एक का कंप्लीट हो जाता है। दूसरी एक लड़की जो होती है वो एक ऐसे इंसान के साथ इन्वॉल्व होती है, यही आईएसआई मुस्लिम आदमी से रिलेटेड होती है, और एक बार जब सेक्स करते वक्त वो जो पुरुष होता है वो नपुंसक होता है, इसलिए ये लड़की जो होती है वो उसका मजाक उड़ाती है, और उसे वो थोड़ा समझ जाती है लड़की कि इसे कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है, और वो वापस अपने घर लौट जाती है। लेकिन उसने भी एक गलती कर दी होती है, क्योंकि वो लड़कों ने उसे ड्रग्स की आदत दे दी होती है। उस नशे में उस लड़की से उसकी नग्न तस्वीरें मंगाई दी जाती है, और इस वक्त जब ये लड़की मना कर देती है उससे शादी करने के लिए, उस आईएसआई से जुड़ा हुए मुस्लिम से, तो वो उसकी सारी तस्वीरें नेट पे और गवर्नमेंट साइट्स पे अपलोड कर लेता है। और आप समझ लीजिए कि इतनी सारी वेबसाइट्स पे अगर कोई भी आदमी आपकी नग्न फ़ोटो अपलोड करे, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने विश्व भर में आपको नग्न कर दिया। और आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े ट्रॉमा से एक लड़की गुजरती है, और शायद वो ट्रॉमा बर्दाश्त बहुत कम लड़कियां कर पाएंगी, और इनमें से ये जो लड़की होती है वो बेचारी ट्रॉमा बर्दाश्त नहीं कर सकती है और वो आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, अब हम लोग आगे स्टोरी बढ़ाते, तो ये इनका रेडिकलाइजेशन हो गया। इसके बाद इसमें से एक लड़की जो होती है, उस वक्त जब तक उसका रेडिकलाइजेशन नहीं होता है, वो यही मानती होती है कि जिस वजह से वो इस्लाम कबूल कर रही है, इस्लाम की अच्छी बातें फैलाने के लिए ही शायद उसने इस्लाम कबूल किया था, और वो आगे भी कुछ अच्छे काम के लिए ही सीरिया जा रही है। लेकिन जाने से पहले ही उसकी फ्रेंड्स उसे थोड़ा बहुत हिंट दे देती है
लेकिन उस वक्त वो पीछे हटने में असमर्थ रहती है क्योंकि बात आगे बहुत बढ़ चुकी होती है, वो प्रेग्नेंट होती है, इसलिए वो शायद वापस अपने घर भी नहीं जा सकती है। इस तरीके से उसे ट्रैप किया गया होता है। अब जब वो अपने शौहर के साथ आउट ऑफ इंडिया और वो गाड़ी में बैठ के अफ़गानिस्तान पहुंचती है, वहाँ जाके जैसे ही वो कदम रखती है तब उसे अपने पति की असलियत समझ आती है कि कितना क्रूर है ये आदमी। और इसमें तो ये जो बड़ी बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करता था कुरान से आधारित, उसमें कोई भी वैसे गुण नहीं है। क्लियरली ऐसे दिखाया गया है कि वो जो आईएसआई रिलेटेड जो मुस्लिम था, उसने कुरान जैसी पाक जो पुस्तक होती है उसका दुरुपयोग किया है और गलत तरीके से इस गर्ल के दिल और दिमाग को उसने मैनिपुलेट किया था। और वहाँ पे अफ़गानिस्तान में जो औरतें हैं उनका किस तरीके से शोषण होता है, वो फिर फ़िल्म के इस सेक्शन में शुरू होता है कि कैसे कोई औरत को फ़ोन अलाउड नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि कुरान इसके खिलाफ़ है, कोई भी लड़की घर से बाहर नहीं जा सकती है। और वहाँ पे जितनी भी जो औरतें हैं वो अपने पति से बहुत ही डरती हैं। सारे के सारे आईएसआई मुस्लिम्स टेररिस्ट ही होते। और साथ ही साथ सारी जो औरतें हैं वो बेचारी एक समझ लीजिए कि पति के गुलाम बन के ही रहती है। यहाँ पे भी दिखा गया है कि ये जो मेन कैरेक्टर है वो गर्भवती है, लेकिन उसके पति को जब सेक्स इच्छा होती है तो वो उसकी मर्ज़ी के खिलाफ़ उसके साथ सेक्सुअल इंटरकॉर्स कर लेता है। यानी कि मैरिटल रेप की समस्या फिल्म में उन्होंने दिखाई है। इसके बाद जब वो लोग पहुंच जाते हैं और एक सिचुएशन दिखाई गई है कि किस तरीके से अगर आप उनके कहने पे न चलो तो आपका हाथ काट दिया जाएगा, आपका सर काट दिया जाएगा। और ये सब चीज़ें ये लोग इतनी आसानी से करते हैं कि जैसे किसी को एक थप्पड़ इन्होंने मार दिया हो। माने किसी का खून करना, किसी के शरीर का अंग काट देना, ये इनके लिए समझ लीजिए कि कोई बात ही नहीं थी। इतनी आसानी से ये लोग ये सब सारी चीज़ें करते हैं क्योंकि ये सारे जो आईएसआई रिलेटेड जो पुरुष है वो पुरुष तो है ही नहीं, वो तो शैतानी है, वो तो डेविल ही है। आप उनको कोई भी नाम कह दीजिए, इनका कोई मज़हब नहीं है, ठीक है। इसलिए इनकी तो हम लोग बात ही नहीं कर सकते, बस इसमें तो शैतानी शैतानी ही भरी हुई है। अब यहाँ पे दिखाया गया है फिल्म में आगे बढ़ते कि सीरिया जाके इन जो सारी महिला है, हाँ, फिर अफ़गानिस्तान से इन बेचारी महिलाओं को सीरिया ले आ जाता है। और सीरिया में इनका जो लास्ट स्टेप है वो लास्ट स्टेप पे इनको धकेला जाता है। इनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है, एक या तो सेक्स स्लेव बने, यानी कि दिन भर 20, 25, 30 पुरुषों के साथ मर्जी के खिलाफ संभोग करे और सिर्फ ये बेचारी एक सेक्स डॉल बन के रह जाए। या तो फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि सुसाइड बॉम्बर बने। अब सुसाइड बॉम्बर बनने से तो आप दूसरे मिनट ही मर जाएंगे। अब आप समझ लीजिए कि ये दोनों काम करना कितना मुश्किल है और नामुमकिन है, लेकिन फिर भी उन्होंने दोनों में से एक चॉइस लेनी है, ठीक है। यानी कि आगे कुआ पीछे खाई, समझ लीजिए कि यही स्थिति उनकी दिखाई गई है। और इतनी माने ये चीज़ देख के हम लोग को इतना शॉकिंग लगता है कि ऐसा भी लोग हैं जो ऐसी चीज़ों का सामना जिन्हें करना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन फ़िल्म में एक बहुत ही अच्छे नोट पे ये फ़िल्म ख़त्म की गई है, वेरी पॉजिटिव नोट पे फ़िल्म ख़त्म की गई है। क्योंकि जब मैं देख रहा था मैं इतना दुखी हो गया था, मेरे आंखों में आंसू आ गए थे और मैं हमेशा ये सोच रहा था कि क्या बेचारी उन लड़कियों का हाल हुआ होगा जो बेचारी ये सारे चीज़ों में फंस गई हैं। और उस वक्त जो उन्होंने यूएन डिटेंशन कैंप में जब ये सारी जो मेन कैरेक्टर जो है वो अपनी सारी आप बीती सुनाती है, तो उसकी जो सच्चाई वो कहीं ना कहीं यूएन डिटेंशन कैंप वाले लोगों को सच्चाई नज़र आती है। और वो लोग उसकी वापस इंडिया भेजने की प्रोसेसिंग शुरू करते हैं, उसकी जो केस स्टडी है वो हाथ में लेते हैं। यानी कि वो एक बहुत पॉजिटिव नोट पे सुदीप्तो सेन ने ये मूवी को टुवर्ड्स द एंड लाया है। और मैं भी वो देख के बहुत ही मन ही मन खुश हुआ कि चलो एक लड़की की शुरुआत तो ऐसी हुई जो वापस शायद इंडिया आ जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों ये तो मेरा डिस्कशन और ये मेरा फ़िल्म रिव्यू ख़त्म हुआ। मैं आपको पहले ही कहता हूँ कि इसे फ़िल्म की तरह मत देखिएगा, इसे एक सोशल ट्रेजेडी की तरह देखिएगा और ये हमेशा सोचिएगा कि अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो उस पर क्या बीतती होगी। अब दोस्तों मैं आपको कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। ये तो फ़िल्म में जो सारे कैरेक्टर्स दिखाए गए थे, जो सारी लड़कियाँ दिखाई गई थी, उनमें से हम किसी को भी नहीं जानते। बस एक पल के लिए सोचिए कि आपके मकान में
आपके पड़ोस में, आपके आसपास, आपके कोई रिश्तेदार, कोई दूर के रिश्तेदार, उनमें से अगर ये कोई लड़की होती तो क्या आपका नज़रिया होता? दूसरा सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि ये सारी लड़कियाँ जो इतने बड़े सदमे से गुज़रती हैं, ठीक है, इतने स्ट्रेस से गुज़रती हैं, उन सारे का रिहैबिलिटेशन करना कितना ज़रूरी है ताकि वो लोग नॉर्मल रूप में फिर से समाज में इंटीग्रेट हो सके। तीसरा सवाल मुझे ये करना है कि ये सारे चीज़ों को रोकने के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस राज्य के सरकार की भूमिका, और हम लोग जो भारत के नागरिक हैं हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए। हम लोग और कुछ नहीं तो कम से कम ये एजुकेशन के रूप में तो इस बात का फैलाव कर सकते हैं कि किस तरीके से ये स्टेट में ये डेंजर है और किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आप सबको सोचना है। मेरी ओर से तो मैंने सोच के रखा है कि आई वुड लाइक टू एजुकेट पीपल अबाउट द डेंजर्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। आप सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं ये समस्या को हल करने के लिए। अब मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट रेज़ करना चाहता हूँ कि ये जो फिल्म में जो मुस्लिम्स दिखाए गए हैं वो नॉर्मल मुस्लिम्स नहीं हैं। नॉर्मल मुस्लिम्स और अच्छे मुस्लिम्स तो वो हैं जो कुरान को फॉलो करते हैं, जो हमारे देश में भी लाखों लाखों संख्या में हैं। मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं, मेरे जान पहचान में इतने सारे मुस्लिम्स हैं और वो इतने अच्छे लोग हैं कि जिनकी मैं आपको तारीफ़ करने बैठूँ तो मुझे दिनों दिन लग जाएंगे। ये जो सारे मुस्लिम्स जो फिल्म में दिखाए गए हैं केरला स्टोरी में, ये सारे आईएसआई से रिलेटेड मुस्लिम्स हैं, यानी कि ये लोग टेररिस्ट हैं। इनकी कंपैरिजन हम लोग किसी भी हाल पे एक नॉर्मल मुस्लिम सिटीज़न से नहीं कर सकते, इसलिए ये दोनों को कभी जोड़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर कोई आपको ये कहे कि ये फिल्म्स में मुस्लिम्स को गंदी लाइट में दिखाया गया है तो उनकी बात बिल्कुल मत मानिएगा। आप समझदार है, इसलिए मैंने ये फ़र्क आपको पहले ही बता दिया कि ये दोनों मुस्लिम्स में क्या फ़र्क है। हाँ, अब मैं एक चीज़ और भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि जितनी भी लड़कियां बेचारी सीरिया पहुँची है, कोई अफ़गानिस्तान में है या कहीं पे भी पहुँची है, मैं उनमें से किसी भी लड़की को नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि वो सारी की सारी लड़कियाँ भारत की नागरिक हैं। वो चाहे कोई भी धर्म की हो, सवाल हिंदू धर्म की लड़की है, क्रिश्ती धर्म की लड़की है, जैन धर्म की लड़की है, उसका नहीं है। सवाल ये है कि वो सारी लड़कियाँ भारत की नागरिक हैं। जितनी आज़ादी से, जितनी खुशी से, जितने आनंद से हम सभी को जीने का हक है, उतना ही हक उन लोगों को है। वो लोग बहकावे में आके गलत राह पे उनको भेज दिया गया है। तो हम लोग सबकी एक प्रार्थना होनी चाहिए कि हर एक लड़की जो गुमराह करके वहाँ पे ली जा गई है, वो सारी की सारी भारत लौट आए और उनके फैमिलीज़ के साथ वो इंटीग्रेट होके रिहैबिलिटेट होके एक वापस नॉर्मल ज़िंदगी बिताएं। ये हम सबकी प्रार्थना होनी चाहिए, बल्कि सिर्फ हर एक भारतवासी की नहीं, पूरे विश्व में जितने भी लोग ये फिल्म देखें उनके मन में से सिर्फ एक चीज़ तो होनी ही चाहिए, बाकी और कुछ वो करे ना करे, लेकिन ये सारी लड़कियों के लिए प्रार्थना करनी है कि वो सारी की सारी वापस अपने कंट्री में चली जाए और जो उनका ओरिजिनल रिलीजन था वो वहाँ पे लौट जाए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपनी फैमिली के साथ इंटीग्रेट होके वो एक हैप्पी लाइफ जिए। हाँ, अब ये एक और मैं आपको बात कहना चाहूँगा कि ये जो फ़िल्म है वो सिर्फ़ एक हिंदू लड़की या एक क्रिश्चियन लड़की के रेडिकलाइजेशन के बारे में नहीं है। अगर ये रेडिकलाइजेशन किसी भी धर्म की लड़की के साथ होता तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं उसे कभी एक्सेप्टेबल नहीं मानूँगा। एक गुनाह जो है वो गुनाह ही है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के आदमी या औरत के साथ हो। इसलिए ये आपको बहुत ध्यान रखना है ये फ़िल्म देखने वक्त। हाँ, और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा और लास्ट मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगा कि इन्होंने कुरान जैसी जो एक धार्मिक पुस्तक है, जो मुस्लिम्स की धार्मिक पुस्तक है, इन्होंने आईएसआई रिलेटेड जो मुस्लिम्स हैं, इन्होंने इसका बहुत ही दुरुपयोग किया है, उसका मैनिपुलेशन किया है। ठीक है, लोगों को गलत गलत बातें बताई है कि कुरान में ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है। अपने हिसाब से जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़ती है तो कुरान को अच्छा बताया जाता है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है तो कुरान को मैनिपुलेशन किया जाता है। तो ये बहुत ही गलत बात है और हमें ये ध्यान रखना है कि कुरान जैसी एक जो पाक
पुस्तक है जो मुस्लिम्स लिए कितनी अहमियत रखती है, और इवन बाकी जैसे जो लोग कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ते हैं जैसे कि मैं भी उसे एक बहुत ही महाग्रंथ में उसे शामिल करता हूँ। तो ऐसे महाग्रंथ का किसी भी हाल पे उसकी तौहीन या इंसल्ट नहीं हो सकती है। हम सबकी ड्यूटी है कि हम उसे बचा के रखें, और जहाँ पे उसका दुरुपयोग हो रहा है कहीं ना कहीं हमें उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठानी है। और अंत में मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है, और मैं जितने भी लोग ये इस वीडियो को देख रहे हैं, और सारे लोग जो वीडियो फिल्म देखेंगे, वो सबसे मैं यही कहूँगा, और मेरी यही चाहत है कि केरल की जो ओरिजिनल ब्यूटी है वो उसके लोगों की खुशी में है। तो केरल की वो जो सारी ब्यूटी है वो वापस वहाँ पे आ जानी चाहिए। और वो कैसे आ जाएगी, जब ये सारी जो लड़कियाँ हैं वो वापस अपने घर आ जाएंगी, और उनकी खुशियों से ही केरल की जो सुंदरता अभी असुंदरता में बदल गई है वो वापस सुंदरता में बदल जाएगी। ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और आप सभी ये प्रार्थना कीजिए कि वो सारी की सारी लड़कियाँ, मेरा शब्द ध्यान से सुनिए, कि सारी की सारी लड़कियाँ वापस अपने घर लौट जाए। ऐसी ही मेरी प्रार्थना और आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।